नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 2 to 3 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 2 to 3 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि जून 2019 में पूछा गया है और इससे पहले भी दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑफ कैनन ऑफ एरेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए 1.2 में आप देख सकते हैं, पंक्तियों के लिए उपसूत्रों की साधारण व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे वो इस टॉपिक रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन वीडियो को आप कंप्लीट एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन मैं हिंदी में लिया हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो मैं इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी को डाउट होती है तो क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं और उसका आंसर किसी को पता हो तो कृपया करके वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर कर दें ताकि सभी को हेल्प मिल सके, ठीक है। और दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 2 to 1 और 2 to 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करवाइए। तो दोस्तों इस क्लास के बाद जो भी वीडियो होगा वो 2 to 1 और 2 to 2 2 to 1 और 2 to 2 में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों बात रही आंसर की, तो देखिए मैं 2 to 1 और 2 to 2 का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ ऐसे टॉपिक छूट जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद का जो भी वीडियो होगा वो 2 to 1 और 2 to 2 में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पंक्ति क्या होता है, ठीक है। देखिए विषय जगत के समकक्ष वर्गों, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लासेज में क्रम को पंक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि पंक्ति का मतलब क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है। लाइन में अरेंज जो किया जाता है उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। ये बस अभी एक इंट्रोडक्शन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग पढ़ाई करेंगे। मैं अभी आपको एक जानकारी दे देता हूँ छोटा सा बेसिक सा कि पंक्ति होता क्या है। इस समकक्ष वर्गों के समूह को एक विशेषता के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यह परस्पर संबंध होते हैं हुए भी एक दूसरे के अधीन नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में। देखिए मुख्य वर्गों के पक्षों, ठीक है, पक्ष को हम लोग इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं, के अंतर्गत एकलों का उल्लेख होता है। अगर मानव शरीर को एक समान विशेषता के आधार पर विभाजित किया जाए तो द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कोलन क्लासिफिकेशन में इसकी निम्न पंक्ति एकल होंगे। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है वो दोस्तों आप एक एक करके देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और मैं इसका कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। दोस्तों देखिए टेलीग्राम चैनल में तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, मैं जितने भी क्लास लेता हूँ उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड कर देता हूँ। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे कि वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लें ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं या जितने भी नोट्स होते हैं मैं वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बार आप वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बार बार कहना चाहता हूँ कि देखिए कभी भी आप वीडियो पे डिपेंडेबल ना होंगे बल्कि अपने नोट्स से पढ़ाई करेंगे। वीडियो को आपको एक बार ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पंक्ति का जो एग्जाम्पल है वो समाप्त हो चुका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
देखिए पंक्ति के उपसूत्र जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देखे थे, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा जाता है और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है या लॉन्ग में पूछा जाता है या दोनों में पूछा जाता है, तो बिल्कुल इसे आपको कंप्लीट प्रिपेयर कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंक्ति के उपसूत्र का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए पंक्ति की व्यवस्थापन यानी अरेंजमेंट हेतु कुछ तार्किक यानी लॉजिकल क्रम होनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी आप वस्तु को पंक्ति में अरेंज करते हैं तो आप ऐसा ही नहीं कर देते हैं, बल्कि उसके लिए कुछ रूल होते हैं या कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं। तो उसी लॉजिक के अनुसार आप उसे अरेंज करते हैं, ठीक है। इस उद्देश्य के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे उपसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पंक्ति से संबंधित निम्न 4 प्रकार के उपसूत्र हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे 4 उपसूत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो हो सकता है आपको चारों उपसूत्र पूछे जाएंगे। अगर शॉर्ट में होता है तो हो सकता है कोई दो उपसूत्र पूछ लिया जाए, लेकिन आपको नॉलेज चारों की होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, निशेषता का उपसूत्र, ठीक है। सेकंड में क्या है, अन्यता का उपसूत्र। थर्ड नंबर में क्या है, सहायक अनुक्रम का उपसूत्र। और फोर्थ नंबर में क्या है, समरूप अनुक्रम का उपसूत्र। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको आज कुछ सॉन्ग में प्रॉब्लम आती होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं हो सकता है अगर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा वीडियो को अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मैं आज ऐसा देख रहा था कि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट पता नहीं ये अपलोड होने के बाद भी ऐसे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं निशेषता का उपसूत्र क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और दोस्तों ये जो मैं नोट्स बनाए हैं कंप्लीट आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, और ये काफ़ी बेस्ट तरीके से बनाए गए हैं। तो आप बिल्कुल इसे नोट करके और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस उपसूत्र के अनुसार वर्गों की पंक्ति में वर्गों तथा श्रेणीबद्ध विचारों की पंक्ति में श्रेणीबद्ध विचारों को अपने सामान्य तत्कालीन विषय जगत से पूर्णतः निषेध होना चाहिए। अर्थात वर्गों के विभाजन क्रम में किसी पंक्ति को स्थान न देना इस उपसूत्र का उल्लंघन होगा, ठीक है। ये एक डिफिनेशन है। अब देखिए इस उपसूत्र के 2 मांग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट में लिखे गए हैं। तो ये जो 2 मांग है ये आपको कंप्लीट याद होना चाहिए, ठीक है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको बस 2 बार पढ़ाई करके 2 बार लिख लेना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको लिखने की हैबिट हो जाएगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से 2 मांग हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्या है, विषय जगत के विभाजन की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि किसी जगत को विभाजित किया जा रहा है उससे संबंधित संपूर्ण तत्व जगत या निषेध किया जाना चाहिए निषेध किया जाना चाहिए। दोस्तों सेकेंड उपसूत्र जो है वो क्या है, ज्ञान जगत गतिशील एवं वर्धनशील है, ठीक है। देखिए वर्धनशील का मतलब क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। ध्यान देंगे जैसे कि आप लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पढ़े होंगे कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो इस पर हम लोग 2 to 1 के जब भी क्लास लेंगे, जो इसके बाद का जो मैं वीडियो लाऊंगा उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों सेकेंड उपसूत्र के बारे में मैं यहाँ पे एक एक करके वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, कारण क्या है कि वीडियो इससे काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नोट्स बनाया गया काफ़ी स्टूडेंट को इस प्रकार बनाया कि आसानी से समझ में आ पाए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जब तक कि आपको इसका पीडीएफ नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों देखिए सेकंड मांग का थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल इसमें जान लेंगे। देखिए व्यक्ति जगत यानी यूनिवर्सल ऑफ इंडिविजुअल को उस विशेषता के आधार पर निम्न पंक्ति एकलों पर विभाजित किया जा सकता है। देखिए यूनिवर्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप एक एक करके देख सकते हैं। हम लोग एक एक करके देखिए इसे टोटल 4 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। जितने भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप पंक्ति में
व्यक्ति को पंक्ति में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक करके नाम लिखा हुआ है, एडल्ट होते हैं, कुछ चाइल्ड होते हैं। अब देखिए इसे हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन में इस उपसूत्र की मांग एवं पूर्ति हेतु कई विधियाँ यानी विधि को हम लोग डिवाइस का प्रदान किया गया है, ठीक है, जिसके प्रयोग से किसी भी विद्यमान एवं नए विषय एवं विचार को सही स्थान पर बहिर्वेशित अथवा अंतर्वेशित किया जा सकता है। अब देखिए इसे हम लोग जानते हैं कि डीडीसी पद्धति में अंक 9 माध्यम से अन्य विधि यानी अदर डिवाइस का प्रावधान किया गया है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों आपको डीडीसी के बारे में पता ही होगा कि डीडीसी में टोटल जितने भी मेन क्लास होते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि 2 to 7 में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या है दोस्तों, देखिए 2 to 7 जो है प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, आपको उसके बारे में पता ही होगा। और मैं एक बार कोशिश करूँगा कि इसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत जल्दी दूँ। और बात रही क्लास की 2 to 7 की, तो दोस्तों देखिए 2 to 7 का क्लास मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। कारण क्या है कि देखिए मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको ये तो पता ही होगा कि 2 to 9 में जितने भी 3 वॉल्यूम हैं वो उसमें काफ़ी अधिक पेजेज़ हैं, ठीक है। तो उस पेज को दोस्तों एक एक करके मोबाइल में सर्च करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं ऐसे कुछ इंतज़ाम कर रहा हूँ ताकि मैं उस पर भी आप लोगों को जितना हो सके सहयोग कर सकूँ, ताकि उसमें भी आपको परेशानी ना हो। लेकिन अभी आप अपने थ्योरेटिकल पेपर पे ध्यान दें। और 2 to 7 का डेट जो है एग्ज़ाम होने के बाद आता है, ठीक है। आपके आरसी की वेबसाइट में अपलोड होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। तो चलिए उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, देखिए 290 में क्या होता है, अदर कॉम्परेटिव रिलीजन्स, ठीक है। 299 में क्या है, अदर रिलीजन्स। और 490 में क्या है, अदर लैंग्वेजेज। और 890 में क्या है, लिटरेचर एंड अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको डीडीसी में पढ़ना है, तो अभी आप इसे एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार प्रायः सभी पद्धतियों में उपसूत्र के प्रावधानों के द्वारा इस उपसूत्र की मांग को पूरा किया जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से ये जो उपसूत्र था निशेषता का उपसूत्र, ये यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन शॉर्ट में पूछी जाती तो आपको यहीं तक लिखना है, लेकिन अगर क्वेश्चन लॉन्ग में होता है तो आपको ये कंप्लीट जो मैं आपको फर्स्ट में 4 पॉइंट बताया था वो चारों आपको एक एक करके डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखिए अनन्य क्या उपसूत्र, ये क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें वो मैं आप लोगों से करूँगा, ठीक है। बाकी आपको इसका नोट्स तो मिल ही जाएगा, वहाँ से आप इसे 2-3 बार रीडिंग ज़रूर कर लेंगे। देखिए इस उपसूत्र में क्या होता है कि इस उपसूत्र की मांग है कि जिस विषय जगत को विभाजित किया जाता है उसकी एक पंक्ति को 2 वर्गों एकलों में विभाजित करने के लिए एक साथ 2 भिन्न विशेषताओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थी जगत यानी यूनिवर्स ऑफ स्टूडेंट को कई विशेषताओं जैसे लिंग, वजन, लंबाई, मातृभाषा इत्यादि के आधार पर बांटा जा सकता है। सपोज मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी भी स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसे आप उनके विशेषताओं पर क्लासिफाई कर सकेंगे। जैसे कि देखिए स्टूडेंट की क्या विशेषताएं हो सकती है कि पहले तो आप उन्हें लंबाई के आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके वजन के आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर वो कौन से लैंग्वेज बोलते हैं इसके आधार पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस उपसूत्र की मांग है कि पंक्ति एक विभाजन करते समय केवल एक ही विशेषता का प्रयोग होना चाहिए। देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस सूत्र का उल्लंघन होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप इस प्रकार की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो केवल एक ही विशेषता का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस सूत्र का उल्लंघन होगा। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अगर विद्यार्थी जगत का विभाजित करते समय एक लिंग और एक विषय इन 2 विशेषताओं के साथ प्रयोग किया जाता है तो निम्न वर्ग का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यूनिवर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, देखिए मेल और फीमेल 2 भागों में बांट लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको बिल्कुल इस तरह डायग्राम बना के एग्जाम में लिखना है।
अभी दोस्तों जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको उतना डीपली तो नॉलेज नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए कंप्लीट क्लास की आवश्यकता होगी। और दोस्तों मुझे ये बात भी अभी लग रहा है कि मैं शायद 2 to 9 अगर कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा 2 to 9 तक, बट अगर नहीं भी हो पाता है तो आपको नोट्स प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उससे भी आप रीडिंग कर लें। मैं आपको पहले ही दोस्तों कहता हूँ कि कभी भी आप किसी भी वीडियो के भरोसे या यूट्यूब के चैनल के भरोसे ना रहें, ठीक है। ध्यान देंगे आपके पास बुक अवेलेबल है, अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं जब भी देखिए कारण क्या कि मैं इसमें कंप्लीट क्लास लाने ही वाला था, बट इग्नू के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया था कि एग्ज़ाम एमसीक्यू होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन अब वो क्लियर कर दिया गया है कि एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, मेल और फीमेल के बेस पे किया गया है। अब देखिए मेल में जितने भी स्टूडेंट हैं बॉटनी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के हैं, उसी प्रकार फीमेल में भी बॉटनी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के हैं, ठीक है। अब देखिए अगर अनिवार्य हो तो विभिन्न विभिन्न विशेषताओं के आधार पर निर्मित विभिन्न को मिलाकर एक पंक्ति बनाई जा सकती है। देखिए स्टूडेंट को किस प्रकार से पंक्ति यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेल स्टूडेंट, मेल ऑफ बॉटनी, मेल ऑफ हिस्ट्री स्टूडेंट्स। इसी प्रकार दोस्तों आप फीमेल स्टूडेंट के भी पंक्ति बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल एग्जाम में इस प्रकार ही लिखना है। और दोस्तों देखिए ये जो पंक्ति बनाया गया है उसे हम लोग सलीन पंक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये सलीन पंक्ति का एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। देखिए अनन्य का उपसूत्र का प्रयोग सभी वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पद्धतियों में हुआ है। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा साउंड के लिए या फिर हो सकता है मेरा वॉइस आज क्लियर नहीं आता होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं दोस्तों ठंड के कारण शायद कल से ही मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप आज भर एडजस्ट कर लें, कंप्रोमाइज़ करें और आप स्क्रीन में देख के आप नोट्स ज़रूर कर लें, ठीक है। देखिए सहायक अनुक्रम का उपसूत्र यानी कि कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सहायक अनुक्रम के उपसूत्र के अनुसार एक पंक्ति में वर्गों को अनुक्रम सहायक होना चाहिए। यह अनुक्रम वर्गाचार्य की स्वेच्छता पर आधारित न होकर कुछ सिद्धांत पर यानी प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ से एक एक करके आप डेफिनेशन देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए रंगनाथन ने सहायक क्रम की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, ठीक है। आप एक एक करके देख सकते हैं। देखिए परिवर्तकाल का सिद्धांत, ठीक है, परिवर्ती का विकास का सिद्धांत और स्थानीय समीपता का सिद्धांत, तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आड़ी रेखाओं, दोस्तों आड़ी रेखाओं सुन के आपको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो मैं से बता देता हूँ। देखिए आड़ी रेखाओं को हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, पर स्थापित सत्ताओं के लिए सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एथिस अलोंग ए वर्टिकल लाइन, तल के ऊपर की ओर सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अपवर्ड्स, और सेकंड में क्या है ऊपर की तलों की ओर का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लेटर एंड। सी में दोस्तों क्या है वृत्त रेखा, ठीक है, वृत्त रेखा पर स्थित सत्ताओं के लिए सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इथिस अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद दोस्तों एक एक करके आप पॉइंट को देख लें और इसे देख के आप स्क्रीनशॉट ले लें आज के लिए, ठीक है। और मैं आपको जितना जल्द हो सके इसका PDF टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दे रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम होने के कारण मैं कंप्लीट एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे आप बिल्कुल आप एक एक करके देख लें। बिल्कुल ही सरल भाषा में इसका कंप्लीट ये नोट्स बनाया गया है, तो इसे आप पढ़ के बिल्कुल समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक एक करके पॉइंट को ज़रूर देख लें। दोस्तों पता नहीं मेरे गले में फ़िलहाल 2 दिन से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी मैं मेडिसिन लिया हूँ जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज आज जो मैं टॉपिक ये बताया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल इसका नोट्स बना के पढ़ाई कर लें, ठीक है।
और दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे आज तो मैं कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद का जो भी टॉपिक लाऊंगा मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं 2 to 1 और 2 to 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ, और उसे मैं जितना जल्द हो सके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, और शायद मेरी वॉइस में भी आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। दोस्तों, कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इसके लिए मैं मेडिसिन भी ले चुका हूँ। ये बिल्कुल आज मुझे लगता है कि आज ठीक हो जाएगा, तो मैं कल तक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।